साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत अपने विश्लेषण में अक्सर कहता है कि ऐसा नहीं है कि पिछड़े और दलित नेता भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में नहीं है। गौर करिएगा, सत्ता में तो हैं लेकिन पावर में नहीं है। अब ये पावर में होने का क्या मतलब होता है, ये मौजूदा सरकार के पिछड़े दलित मंत्रियों और विधायकों से पूछिए तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन आज की इस खबर में कुछ उदाहरण मैं भी समझा दूंगा। हमीरपुर में जिलाधिकारी हैं डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी, पीसीएस से प्रमोशन पाकर के आईएएस बने हैं। इसको कहते हैं पावर में होना, क्योंकि पिछड़े दलित सत्ता में हैं लेकिन पिछड़ा और दलित कोई भी पीसीएस ऑफिसर से प्रमोटी आईएएस ऑफिसर किसी जिले का जिलाधिकारी नहीं है। यह विशेषाधिकार सिर्फ और सिर्फ सवर्ण और सवर्ण में भी दो जातियों को हासिल है। खैर, चंद्रभूषण त्रिपाठी जी जिस पहली योग्यता की वजह से डीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको उस योग्यता के प्रति अपना कर्ज भी निभाना है। तो उन्होंने हमीरपुर के स्टेडियम में एक मैच आयोजित किया और गोदी मीडिया के पत्रकारों ने उसका महिमा मंडन शुरू किया कि पहली बार ऐसा मैच हो रहा है जिसमें दोनों टीमों के क्रिकेटर धोती कुर्ता पहन करके खेल रहे हैं। चप्पल जूते भी अलाउड नहीं थे, नंगे पैर खेलना था। कमेंट्री संस्कृत में की जा रही थी। हालांकि चंद्रभूषण त्रिपाठी जी को जिलाधिकारी के पद पर बने रहने के लिए यह सब करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जन्म से ही राष्ट्रवादी हैं। साबित करने की जरूरत होती है पिछड़े दलित समाज के एसपी और डीएम को कि हम सरकार के प्रति निष्ठावान हैं। खैर, चंद्रभूषण त्रिपाठी जी समझते हैं कि इन्हीं सब ड्रामों से आप कामकाज में कैसे हैं, आपके जिले की योजनाएं कैसी चल रही हैं, इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है कि आप सरकार के एजेंडे में कितने फिट हैं। और सरकार के एजेंडे में शामिल है वही पुरातन कालीन दकियानूसी ख्यालातों में वापस ले जाना। वो तो बस नहीं चल रहा है, वरना हड़प्पा सभ्यता की ओर भी वापस लौटाया जा सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के व्यवहारिक पक्ष की तरफ जरा देखते हैं। क्या यह संभव है कि कोई खिलाड़ी बिना किसी सुरक्षा कवच के, ना हेलमेट लगाए हो, ना पैर में जूते पहने हो, ना ग्लव्स पहने हो, ना एडी पहने हो, मतलब किसी भी सुरक्षा इंतजाम के बिना पिच पर उतर जाए और वो घायल भी ना हो? क्या यह संभव है? अगर नहीं है तो क्यों दलाल मीडिया द्वारा लिखवाया जा रहा है कि इससे ये बंधन टूट गए कि किसी भी परिवेश में क्रिकेट मैच खेला जा सकता है? नहीं खेला जा सकता। हर खेल की अपनी अपनी जरूरी शर्तें और नियम होती है। यहां मैं डीएम साहब से अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर आपने ये पैमाना सेट कर दिया है कि किसी भी वेशभूषा में क्रिकेट खेला जा सकता है, तो भारत सरकार को पत्र लिख करके बीसीसीआई से अनुरोध कर लीजिए और आईसीसी से भी अनुरोध कर लीजिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्हीं वस्त्रों का उपयोग किया जाए, और ना हो सके तो कम से कम भारतीय टीम इन्हीं कपड़ों के साथ खेले और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के पैदल ही सरपट दौड़ लगा दे। क्योंकि इस एजेंडे से भले ही क्रिकेट की पिच पर उनका प्रदर्शन धराशायी हो जाए, लेकिन आप दो पिचों पर, धार्मिक पिच पर और त्रिपाठी जी जैसे ऑफिसर सरकार की नजर में अपने नंबर जरूर बढ़वा लेंगे। रही बात संस्कृत में कमेंट्री करने की, तो संस्कृत पूरे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 24,821 लोग बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश में जहां करोड़ों अरबों रुपए संस्कृत के नाम पर फूके जा रहे हैं, वहां 3,062 लोग संस्कृत बोलते हैं। मैं इस एजेंडे को सरकार की नजर में अपने नंबर बढ़वाने के तौर पर क्यों देख रहा हूं? इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है दोबारा, और वो पहले ही बजट में संस्कृत विद्यालयों के पढ़ाई लिखाई के खर्च के लिए 324 करोड़ 41 लाख रुपए का बजट सैंक्शन करते हैं, जबकि अन्य डिग्री कॉलेजेस के लिए महज 98 करोड़ 38 लाख का बजट दिया जाता है। तथा कथित देववाणी के नाम पर देश में किस तरीके से पैसा फूका जा रहा है, इस खबर को देखिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 250 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, और उसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़ी दूसरी खबर देखिए। पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय को 33 करोड़ 83 लाख का नुकसान हुआ, 37 करोड़ की आय हुई, 71 करोड़ रुपए
इस विश्वविद्यालय में खर्च किए गए। यानी कि माइनस में चल रहे विश्वविद्यालय के लिए भी ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए योगी सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट सौंप दिया। संस्कृत को बढ़ाने से मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन यह महज एक जाति के गौरव, जाति वर्चस्व को स्थापित करने का एजेंडा है। अगर ऐसा नहीं है तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है उसमें संस्कृत सबसे नीचे है, लेकिन बजट इसका सबसे ऊपर है। पहले नंबर पर हिंदी है, दूसरे नंबर पर बंगाली है, 9 करोड़ 72 लाख बोलते हैं। तीसरे नंबर पर मराठी आती है, फिर तेलुगु आती है, तमिल आती है, गुजराती आती है, फिर उर्दू आती है जिसको 5 करोड़ 7 लाख लोग इस देश में बोलते हैं। लेकिन दलाल मीडिया से पूछना चाहता हूं कि अगर देश में 7वें नंबर पर बोले जाने वाली जुबान उर्दू भाषा में अगर यह कमेंट्री की जाती तो क्या इसी तरीके से महिमा मंडन करते हुए आप इस खबर को छापते? अब संस्कृत के बारे में और क्या कहूं, बोडो, डोंगरी, कोंकणी, मणिपुरी, जिन भाषाओं को आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये तमाम सारी भाषाएं भारत में इसको संस्कृत से ज्यादा बोला जाता है। अब सवाल यह उठता है कि संस्कृत से इतना प्रेम क्यों? दरअसल कुछ तथाकथित लोग संस्कृत को देववाणी कहते हैं, मतलब देवताओं की वाणी। तथाकथित ईश्वर और भक्त के बीच के बिचौलिए इसी संस्कृत भाषा में देवताओं से बात करते थे और इसी संस्कृत का उपयोग करते हुए तमाम मंत्रों में तमाम जगह पर उनको गालियां लिखी गई। उनको समस्या संस्कृत पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में है। देश में तमाम सारे ऐसे मामले आए जहां मुस्लिम, ओबीसी, एससी वर्ग के प्रोफेसर अगर संस्कृत पढ़ा रहे थे तो उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक, दमनात्मक कार्रवाई भी की गई। इसलिए संस्कृत को चूंकि एक जाति वर्ग विशेष की भाषा माना जाता है, इसीलिए उसके संवर्धन में, उसके जबरन उत्थान में करोड़ों अरबों रुपए फूके जा रहे हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत जिस बात से की थी, यही अंतर है सत्ता में होना और पावर में होने का। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।